शादी की दूसरी रात ही मेरे पति ने 50 लाख रुपए मेरे सामने रख दिए और कहा कि तुम सबको कहना कि मेरा पति नामर्द है और मुझे इससे तलाक चाहिए। यहाँ तक कि तुम मुझसे तलाक ले लोगी। मैं हैरान हुई क्योंकि मेरा पति तो बिल्कुल ठीक था। फिर वह ऐसा क्यों कह रहा था? मैं एक गरीब घर की लड़की थी। पैसे देखकर लालच में आ गई और पति से 5 दिन का वक्त मांग लिया। 5वीं रात जब मेरा पति कमरे में आया तो मैंने उसे ऐसी चीज़ दिखाई कि उसने मेरा नाम नैना है। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और शक्ल और सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। हम एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ बहुत से अमीर लोग रहते थे, लेकिन हमारा घर छोटा था। पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। ये घर हमें बाबा की नौकरी की वजह से मिला था और फिर मेरे बाबा ने इसे किस्तों में ख़रीद लिया। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक था। मुझे अमीरों की ज़िंदगी जीना अच्छा लगता था कि जिसमें कोई टेंशन ना हो। जब दिल करे शॉपिंग पर जाऊं और जब चाहूं होटल में खाना खाऊं। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम लोग जिस तरह के थे, मेरे लिए कल को रिश्ता भी इसी तरह का आना था। हमने सारी ज़िंदगी बस ख्वाब ही देखते रह जाना था। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा पार्क था। एक दिन उस पार्क में चलती जा रही थी कि एक बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर फिसल गई। मैं फौरन उनकी तरफ बढ़ी और गिरने से पहले ही उनका हाथ थाम लिया। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें बेंच पर बिठाया। मैं उनके कपड़े साफ करने लगी। उन्होंने बहुत खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी जो कि बहुत कीमती लग रही थी। वे मुझे कहने लगी, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपके कपड़े ख़राब हो गए हैं, इन्हें साफ़ कर रही हूँ। उन्होंने शुक्रिया कहा। फिर मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, सामने वाले घर ही मेरा है, वहीं से यहाँ पार्क में कभी कभी आ जाती हूँ। मेरी एक दोस्त भी है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं फिसली तो आसपास और भी बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन तुमने मेरी मदद की। ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कहा कि ये सब मुझे माँ ने सिखाया है। वे कहती हैं, जब तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिले उसे हाथ से जाने न देना, क्योंकि ऊपर वाला दूसरों की मदद करने वालों को पसंद करता है। मैंने उस बूढ़ी औरत को अपना नाम भी बताया और अपना घर भी दूर से दिखा दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वे बूढ़ी औरत कुछ ऐसा करेगी कि मुझे ही हैरान कर देगी। अगले दिन वह मुझे फिर से पार्क में मिली। उसके साथ एक लड़का भी था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था और फिर पास आने का इशारा किया। मैं भी उनके पास चली गई। मैंने उनको प्रणाम किया। वो मुझे ऐसे मिली जैसे सदियों से मुझे जानती हैं। और फिर मेरा परिचय उस लड़के से करवाया जो उनका बेटा था। इसका नाम मनीष है। बूढ़ी औरत ने मुझे कहा, तुम तो मेरे बेटे मनीष को अपना दोस्त समझो और इसके साथ बातें करो। मुझे बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, मैं काफ़ी देर से यहाँ आई हूँ। आज भी मेरी दोस्त नहीं आई थी, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना था। उन्होंने देख लिया कि मैं घबरा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, फिर घर चली जाना। फिर वो बूढ़ी औरत मुझे कहने लगी, तुम जानती हो, तुम्हें परमात्मा बहुत बड़े पुण्य का काम करने का मौका देने वाला है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है और आपको कैसे पता कि मुझे पुण्य करने का मौका मिलने वाला है? ये पुण्य क्या होगा? मैंने भी उनसे ढेरों सवाल कर डाले। वे बोली, ये पुण्य का काम बहुत बड़ा है, तुम्हें इसका बदला भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, बहुत चालाक होना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा, मुझे आपकी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहती हैं? आप जो भी कहना चाहती हैं खुलकर बताएं। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं हर बात बता दूँगी। खैर, अभी तुम घर जाओ, कल मिलते हैं। अब मैं रोज़ उनसे मिलती थी क्योंकि वह भी इसी पार्क में आया करती थी। मेरा भी घर में दिल नहीं लगता था। शायद उस बूढ़े की बातों में मुझे बेचैन कर दिया था। फिर एक दिन वह बूढ़ी औरत मेरे पास आ गई। मैंने उन्हें देखा तो प्रणाम करने के लिए उनकी तरफ जाने लगी, मगर मेरी माँ ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि बेटी, क्या कर रही हो? ऐसे मुंह उठाकर अंदर आ रही हो? जाओ, जाकर पहले तैयार हो जाओ। मैंने कहा, मैं तैयार क्यों हो जाऊं? ठीक है, वे मेहमान है, लेकिन अभी मेरे शब्द मेरे मुंह में ही थे कि मेरी माँ ने कहा, पागल लड़की, वह औरत तुम्हारा रिश्ता देखने आई हैं, क्या उनके सामने ऐसा मुंह लेकर जाओगी? मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी और अपने उसी बेटे का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा मुंह पहले से ही वो अच्छी तरह देख चुकी थी।
खैर मैं जल्दी से तैयार हो गई और ऐसे पेश आई जैसे उनको नहीं जानती। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपकी बेटी को मैंने पार्क में देखा था, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने मेरा रिश्ता मनीष से तय कर दिया, लेकिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। वे सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे हाथ में एक डब्बा पकड़वाया। माँ ने कहा, आप ये क्या कर रही हैं, क्या ज़रूरत है? बूढ़ी औरत ने कहा कि नैना अब मेरी बेटी है और मैं इसके लिए तोहफा लाई हूँ। घर वाले भी खुश थे। शाम तक बातें होती रहीं। जब वह औरत चली गई तो मैंने सबके सामने उस डब्बे को खोला। उसमें मेरे लिए एक मोबाइल फ़ोन था और उसमें सिम भी डली हुई थी। मेरे माँ बाप तो इस महंगे मोबाइल को देखकर खुश हुए थे, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैं अपने कमरे में गई तो उस मोबाइल पर एक कॉल आ रही थी। वो कॉल मुझे मेरी होने वाली सास ने की थी। फिर उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनका कहना था कि मेरे बेटे ने तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। तुम ज़रूर समझ रही होंगी कि मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला क्यों किया है। दरअसल ये फैसला मेरे बेटे का था। वह तुम पर पहली नज़र में ही मर मिटा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आई थी और अब मैं तुम्हारी तरफ से हाँ का जवाब सुनना चाहती हूँ। बेटी मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं क्या कहती, मैंने उनको बस इतना कह दिया कि जैसे मेरे माँ बाप की मर्जी होगी वह आपको बता देंगे। वे इस बात पर भी बहुत प्रभावित हुई कि मैंने ऐसी बात बोली है। खैर मेरी शादी पक्की हो गई। शादी की बात होने से लेकर मंगनी और फिर मंगनी से विदाई तक मेरे लिए इतने तोहफे आए कि मैं भी हैरान रह गई। एक से एक महंगा तोहफा और वह भी सारे के सारे मनीष की तरफ से। इसका मतलब कि वह वाकई मुझे बहुत पसंद करता था। कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि अगर आपने शादी के बाद खुश रहना है तो ऐसे आदमी से शादी करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर उस लड़के को मुझसे मोहब्बत हो गई तो फिर तो मैं बहुत खुशकिस्मत थी। वह खूबसूरत भी था, मुझसे मोहब्बत भी करता और माँ भी उसकी बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि उनका खानदान भी छोटा था। उसकी माँ की मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि मेरी सांस खुशी से फूली ना समा रही थी। पहले मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं अपने घर आ गई। मेरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मैं बस वही देखती जा रही थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैं सीधी होकर बैठ गई, मगर उस वक्त मनीष नहीं बल्कि मेरी सांस आई थी। वो मेरे कमरे में आई, मेरा हाथ पकड़कर पहले मेरी तारीफ की, फिर मुझे प्यार किया और फिर कहने लगी, बेटी मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऊपर वाला तुम्हें एक बहुत बड़े पुण्य के काम को करने का मौका दे रहा है। किसी को सही राह पर लाना भी तो पुण्य का काम ही होता है, किसी को बदलना भी तो पुण्य है। अगर कोई बुरा इंसान है और उसको एक अच्छा इंसान बना दो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा पुण्य है? मैं आपकी बात समझी नहीं। आप जो कुछ कह रही हैं वे बेशक बहुत ही अच्छा काम है, इसे पुण्य कह सकते हैं। आप मुझे पूरी बात बताएं, मैं वही करूँगी। इस बात पर वे हंसी और कहने लगी, अभी बहुत दिन है, तुम इस घर में एडजस्ट हो जाओ। मनीष की तो रूटीन है कि वह सुबह ऑफिस जाता है और रात को आता है। पूरा दिन होगा हमारे पास, हम लोग बातें करेंगे। कहते हैं अगर आपकी सांस अच्छी हो तो आप खुद को 50% खुशकिस्मत समझने लगते हैं और बाकी की खुशकिस्मती इस बात पर टिकी है कि आपका पति भी बहुत अच्छा हो। थोड़ी देर के बाद मनीष कमरे में आया। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। खुशी से मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे, यानी कि मेरा मुंह दिखाई का तोहफा इतना कीमती था कि मनीष उसको ब्रीफ केस में डाल कर लाया था, वरना आज की रात ब्रीफ केस का क्या काम था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मनीष ने मुझसे बातें करना शुरू की। उसने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। फिर उसने कहा कि कल मुझे बहुत से काम है और वो भी दिन के टाइम पास ही शहर में, इसलिए आप अभी थकी होंगी, मैं भी थक गया हूँ, हम लोग सो जाते हैं। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी, उसने मेरा एहसास किया। लेकिन एक बात बहुत बुरी लगी, उसने मुझे वह ब्रीफ केस नहीं दिया था बल्कि उसे अलमारी में रख दिया। मैंने भी सोचा कि शायद वे थके हुए हैं, आराम करना चाहते हैं। मेरा तोहफा मुझे कल देंगे, हो सकता है इसमें हनीमून के टिकट हो। मैं तो बहुत खुश थी, सब शानदार था। मेरे बाबा और मेरी माँ भी बहुत खुश थे। लेकिन अगले दिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान परेशान बैठी मनीष को देख रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे सामने बैठ गया।
मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? थोड़ी देर बाद उसने वही ब्रीफ केस उठाकर खोला और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरान रह गई। वे ब्रीफ केस नोटों से भरा हुआ था। उसे मुश्किल से बंद किया गया था। मनीष ने 2 पल मुझे देखा और फिर कहने लगे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुमने इतने पैसे एक साथ नहीं देखे होंगे। मैंने कहा, मगर मुझे इन पैसों का क्या करना है? मनीष ने कहा, जो बात मैं तुमसे अब करने वाला हूँ, इस बात को गौर से सुनना और एक पल के लिए भी इसे मजाक न समझना। ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैंने उसे देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्या करना होगा? उसने मुझे कहा कि तुम समझदार हो। ये सारे के सारे पैसे इसी सूरत में तुम्हारे हो सकते हैं जब तुम कोई भी बहाना बनाकर मुझसे तलाक ले लो। हमारी शादी का दूसरा दिन था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। जब उसने कह दिया कि तुम मुझसे तलाक ले लो तो मेरा दिल बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। वो तो पहले ही कह चुका था कि इस बात को मजाक न समझना। ये मजाक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि ये तुम सब क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने तो मुझसे पसंद की शादी की है। तुम तो मेरे दीवाने थे। रोज़ मेरे लिए तोहफे भेजा करते थे। अगर तुमने मुझसे शादी के दूसरे दिन यही कहना था कि मुझसे तलाक ले लो, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मनीष कहने लगा, मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं भेजा, बल्कि तुमने मुझे पसंद किया था और तुम ही मुझे तोहफे भेजा करती थी। मैं तो पागल हो रही थी, क्योंकि मैंने भी मनीष को कोई तोहफा नहीं भेजा था। मेरे पास तो तोहफे खरीदने के पैसे ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ खेल खेल रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मनीष ने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम मुझसे तलाक ले लो तो ये 50 लाख तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझसे तलाक मांग कर लेनी होगी, यह भी सबके सामने। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये बाद में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझसे ये बात मत पूछना, क्योंकि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं किसी भी तरह तुमसे जान छुड़वा लूँगा। बेहतर है तुम मेरी बात मान जाओ। मैंने उसको कहा कि मैं सोच कर बताऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मनीष से 5 दिन का वक्त ले लिया। मनीष कहने लगा, ये बात हम पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। मैं उसकी बात पर हंसी और कहा कि मुझसे तलाक की बातें कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी उजाड़ने की बातें कर रहे हो और कहते हो कि मैं किसी को बताऊं भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए अभी से अलग होना चाहता हूँ। इसे तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन भी मैं यही सोचती रही कि मनीष ने ऐसा क्यों कहा, और अगर उसने मुझे ये तोहफे नहीं भेजे थे तो फिर किसने भेजे थे? बल्कि वह तो कह रहा था कि मैंने भी उसे तोहफे भेजे हैं, और ये भी कह रहा था कि मुझसे तलाक मांग लूँ। अगर वह चाहता तो 1 सेकंड में ज़बरदस्ती मुझसे तलाक ले लेता। तलाक के कागजात पर मुझसे साइन करवा के अपनी जान छुड़ा सकता था। फिर वो मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? इन पैसों से मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी। मैं इस रिश्तेदारी और शादी को भूल भी सकती थी, क्योंकि इस शादी में मेरा दिल भी कभी नहीं था। बस मैं मनीष की दौलत को देखकर खुश हो गई थी। लेकिन दौलत तो मुझे मिल रही थी। अगर मैं अपनी अकल इस्तेमाल करती तो मैं 50 लाख से 50 करोड़ कमा सकती थी। मेरा दिमाग किसी मशीन की तरह चल रहा था। मगर मनीष ऐसा क्यों चाहता था कि मैं उससे तलाक मांग लूं? इस तरह तो उसकी बदनामी होगी। जाहिर है जब मैं उससे तलाक मांगती तो फिर उसकी कोई वजह भी बतानी पड़ेगी। सारे खानदान वाले और घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर मैं ये सब करके मनीष का नाम भी बदनाम करवाती और अपने आप को सबके सामने जलील भी करवाती, तो मुझे पैसों से क्या खुशी मिल जानी थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मनीष ने कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना, पर ये छुपाने वाली बात नहीं थी। फिर भी मैंने ये बात सबसे छुपाई। तीसरे दिन मैंने बहुत मजबूर होकर ये बात अपनी सास को बता दी, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। मुझे रोता देखकर वे पूरी तरह तड़प उठी कि मेरी नई नवेली बहू बेचारी रो रही है। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी। तब जाकर मैंने उनको सब बता दिया। वे अपना सर पकड़ कर एक तरफ बैठ गए और फिर मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं हैरान रह गई। और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरे पति से मांगा हुआ वक्त भी ख़त्म हो गया। रात के वक्त मनीष कमरे में आया। इससे पहले जो दिन भी गुजरे थे उसने कमरे में कदम नहीं रखा था। बस अपनी माँ के सामने मुझे बुलाता था, वह भी ऐसे जैसे मेरा दीवाना हो। मेरे पति ने मेरे सामने फिर से ब्रीफ केस रखा और कहा, उम्मीद है अब तुमने अपना फैसला कर लिया होगा। तो फिर बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है।
अब कोई ड्रामा ना करना, जो तुम्हें मैंने कहा है बस वह करो। और बताओ तुम ये सब कैसे करोगी? मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह हैरान हुआ और कहा कि क्या? भी इस वक्त करना ज़रूरी है। मैंने कहा बिल्कुल, शायद इसके बाद तुम अपना फ़ैसला बदल दोगे। मनीष ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने भी अपने पति की आंखों के सामने एक ब्रीफ केस रखा जो उसके ब्रीफ केस से छोटा था। मनीष ने खोला तो वह आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। शायद अब तुम अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो जाओगे। मैंने कहा तो उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे मनीष की माँ की वह बात याद आई जो मुझे उन्होंने उस दिन बताई थी। उनका कहना था कि मैंने तुम्हारे नाम से मनीष को तोहफे भेजे और उसके नाम से मैं तुम्हें भेजती रही हूँ। मैं चाहती थी कि तुम लोग ये समझो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, कि तुम दोनों में शादी से पहले ही मोहब्बत पैदा हो जाए ताकि तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाए। याद है मैंने कहा था कि तुमने एक अच्छाई यानी पुण्य का काम करना है, किसी को ठीक करना है। असल में उस वक्त मैंने अपनी बेटी की बात की थी। मेरे बेटे के पास बहुत दौलत है, लेकिन उसे दौलत की कदर नहीं है। वो इस दौलत को दोनों हाथों से उड़ा रहा है। मैंने उसके लिए एक वसीयत लिख दी थी जिसके मुताबिक जैसे ही उसकी शादी होगी उसकी सारी दौलत उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी। यहाँ तक कि उसे अगर पैसे खर्च करना होंगे तो पत्नी के साइन के बगैर नहीं मिलेंगे। इसलिए वे तुम्हारे साथ चल रहा था। तुम्हें पैसे देकर इस बात पर मजबूर करना चाहता था कि तुम खुद ही तलाक ले लो, क्योंकि इस वसीयत के मुताबिक ये तुमसे अपनी मर्जी से तलाक भी नहीं ले सकता। अगर तुम तलाक मांगती तो ये कहता कि मैं क्या करूं, जब ये मेरे साथ खुद ही नहीं रहना चाहती। इसकी आज़ादी इसको वापस मिल जाएगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस तरह तो आप इसकी शादियां ही करवाती रहेंगी और ये उनको पैसे दे देकर कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी से निकालता रहेगा। सास ने मेरे कहने पर एक और वसीयत लिखी जिसके मुताबिक मनीष अपनी मर्जी की दौलत खर्च कर सकता था, लेकिन तब तक जब तक मैं उसके विवाह के बंधन में रहूंगी। बहुत अलग किस्म की वसीयत थी, लेकिन यही सच था। अब मेरा पति अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे समझाया कि शादी का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं होता। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, कभी भी आपको तंग नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करूँगी। मेरे पति ने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर उसने मुझसे और अपनी माँ से माफ़ी मांग ली और मुझे छोड़ने का इरादा बदल दिया। हम लोग घूमने के लिए देश से बाहर गए। वापस आए तो हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। मैंने बहुत ही समझदारी और अपनी सास के कहने पर अपने पति को मना लिया था। उसकी पहले की ज़िंदगी बहुत अय्याशी में गुजरी थी। उसको पैसों की कोई कदर नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने उसकी मेरे साथ शादी की थी और अब मनीष मेरे साथ बहुत खुश है। धन्यवाद।